Hello and Jai Hind student. Let's begin the most important chapter, the financial statements. हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट कहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहिए, और या तो कह दीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ बैलेंस शीट। तो आज का टॉपिक जो होगा वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो है ही, बट साथ में बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आइए समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस, कि इस चैप्टर को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। चलिए, बिजनेस में सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन। हाँ, कोई भी परचेज सेल, कोई भी इवेंट जिससे अकाउंट्स में चेंज आता है, बैलेंस शीट में चेंज आता है, उसे आप कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस क्या करता है, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जर्नल में। जर्नल में, या अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, खूब सारी एंट्रीज हो रही हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं सब जनरल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर देता है। के बाद क्या होता है, क्योंकि जर्नल तो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम आता है, ट्रांजैक्शन हुआ है इसका एक रिकॉर्ड है, प्रूफ है। अब आती है बारी लेडजर बनाने की। जब जर्नल से हम लेडजर अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं, हम इसे पोस्टिंग या लेडजराइजिंग कहते हैं। लेडजर बनाने के बाद क्या होता है लेडजर बनाने के बाद आता है ट्रायल बैलेंस, जो कि एक तरह का स्टेटमेंट है, हेल्प करता है हमें लेडजर के अकाउंट्स का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने में, अर्थात अर्थमेटिकली कोई मिस्टेक है कि नहीं है। फिर बारी आती है हमारे इस चैप्टर की, नाम है फाइनल अकाउंट्स। क्यों नाम है फाइनल? क्योंकि ये वर्ष के, ईयर के एंड में बनाया जाने वाला अकाउंट है। नाम है फाइनल अकाउंट्स। साल खत्म और एक फर्म जानना चाहती है कि साल के अंत में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है, फर्म को बनाना होता है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में दो टाइप हैं। हाँ, मैंने दो टाइप्स बताए। पहला पार्ट आ जाता है जब फर्म जानना चाहती है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन को, इसे हम लोग कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब इनकम जानने का। भाई, हर बिजनेस ने जो साल भर मेहनत की, वो साल भर का नतीजा प्रॉफिट में हुआ, लॉस में रहा, क्या रहा, यह तो जब हम ये बनाएंगे अकाउंट तो ही पता चलेगा। हम इसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अंदर दो तरह के स्टेटमेंट्स बनाने हैं। पहला जो हर बिजनेस को बनाना होता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ भाई, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बस इसको कहते हैं ट्रेडिंग। और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में पीएल अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट सर क्या भला है? देखिए, ट्रेडिंग बहुत इजी है। इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ट्रेड अर्थात बिजनेस में जो हम गुड्स बाय करते हैं और सेल करते हैं, इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को बताता है। डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग के प्राइस को, हाँ, ये जनरेट करके बताता है कि फर्म के पास प्रॉफिट किस नेचर का है, बताता है फर्म के ग्रॉस प्रॉफिट को या ग्रॉस लॉस को, ये दोनों जानने में मदद करता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन है। हाँ, किसी किसी बुक में देखेंगे ट्रेडिंग अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाया गया होगा। आप साथ में भी यस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों ही, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट की बात करो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, दोनों ही नॉमिनल नेचर का अकाउंट्स है। नॉमिनल नेचर, हाँ, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल फॉलो करते हैं, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आता है और क्रेडिट ऑल इनकम्स आता है। आपके एक्सपेंस हुए होंगे, आपका कोई लॉस हुआ होगा, डेबिट में चला जाएगा, और कोई इनकम हुई होगी तो क्रेडिट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प करता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने में। ये तो हो गया पहला पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें प्रॉफिट लॉसेस जानने में मदद कर रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ,
फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फर्म की पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर। असेट और लायबिलिटी की पोजीशन को जानने को कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और इसके लिए बनाना होता है फर्म को बैलेंस शीट। हाँ, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस होता है। अकाउंट्स में आप क्या करते हो, बैलेंसिंग करते हो, डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स का डिफरेंस निकालते हो। स्टेटमेंट में दोनों का टोटल करके टैली करा देते हो। स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड होता है, तो बैलेंस शीट एक रिकॉर्ड है किसका, असेट और लायबिलिटीज का, जो कि एंड ऑफ द ईयर में आकर के टैली कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं। तो इसका मतलब है हमें यही पढ़ना है आज इस टॉपिक में, फाइनल अकाउंट्स, अर्थात अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। एक बेसिक सा फॉर्मेट है। हाँ, जब आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको इस पूरे चैप्टर में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि कोई चीज कहां और क्यों जा रही है। हाँ, सबसे पहले हम बना रहे हैं एक छोटा सा फॉर्मेट। हाँ, मैं पूरा फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, बुक में दिया फॉर्मेट भी आपको दिखा दूंगा, और एक एक अकाउंट का मीनिंग बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको नाम का मीनिंग मालूम है अकाउंट का, तो आप जान पाएंगे कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कि बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, यही कंफ्यूजन रहती है कि उस अकाउंट को ट्रेडिंग में लिखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, कहाँ लिखना है, ये प्रॉब्लम होती है। यह सारा सोल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूं। चलिए एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको लिखना है टॉप पर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और आपको जो भी ईयर दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ, वो आप लिख देंगे। फॉर्मेट में आपको लिखना है सिर्फ पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, और यहां टोटल, या अमाउंट भी लिख सकते हैं यहां पर। और डेबिट साइड के साथ सेम प्रोसेस क्रेडिट साइड में भी यही करना है। तो फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, फॉर्मेट तो बहुत इजी है इसका। अब आता है बारी कि डेबिट साइड, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे। कई बार ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी कहा गया है, ठीक सुना करें, गुड्स अकाउंट, क्योंकि ऑल अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू गुड्स आर रिकॉर्डेड। देखो, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं बताता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बता देता है फर्म को, एक कॉमन प्रॉफिट बता देता है कि फर्म अभी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुमने 5,000 की कोई वस्तु खरीदी, हाँ, तुमने 5,000 के क्लॉथ खरीद लिए, एग्जाम्पल है, एक क्लॉथ मर्चेंट का 5,000 का, एक क्लॉथ मर्चेंट ने, एक कपड़े के व्यापारी ने क्लॉथ खरीद लिया, उसको 6,000 जाकर के बेच दिया। सुनने में तो आ रहा है सर प्रॉफिट हो गया। हाँ भाई, प्रॉफिट तो है, 1,000 का प्रॉफिट है, 5,000 की चीज है, 6,000 में बेचा। तो ये जो प्रॉफिट पता चल रहा है, ये एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि अभी इसमें खरीदने पर जो खर्चे लगे, क्या हमने इसके बारे में बताया? नहीं। तो अगर खर्चों को जो लगा, इसमें जो एक्सपेंसेस लगे, उसको भी डिडक्ट कर दें फाइनल 1,000 से, तो जो बचेगा वो आपका होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट नहीं निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की पोजीशन जाननी है। स्टार्ट हमेशा आपको डेबिट साइड से करना होता है, और स्टार्ट करना है किससे? ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ही है बाइंग एंड सेलिंग, तो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स सारे आने हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट बैलेंस है, आपका असेट शो कर रहा है, जो आपके बिजनेस में साल के बिगनिंग में है। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहा होगा, वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। इसका ठीक रिवर्स, ओपनिंग स्टॉक का ठीक रिवर्स क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों ही वैल्यू, हाँ, क्लोजिंग और ओपनिंग वैल्यू आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दी रहेगी। याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, तो आप यहां लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो तब इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना,
तब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे जब ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, क्योंकि ये बन कब रहा है, ईयर के एंड में, और क्लोजिंग स्टॉक निकलता कब है, वो भी ईयर के एंड में। तो हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपने एडजस्ट कर ही दिया हो, तो एडजस्टमेंट कर ही दिया होगा तो दोबारा इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, यूजुअली आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, तो जितने भी डेबिट्स और क्रेडिट्स दिए हैं उन सबकी एक जगह एंट्री होने वाली है। ठीक सुन रहे हैं, सबकी एंट्री बस एक जगह है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे बैलेंस शीट में हो। ट्रायल बैलेंस में दिए सारे अकाउंट्स को आप सिर्फ एक जगह पुट करोगे। तो ये कहां है, क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर, नीचे लिखा मिलेगा पॉइंट्स के रूप में, एडजस्टमेंट के रूप में, एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में लिखा रहेगा। इसीलिए ये दो जगह जाने वाला है। पहला जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर है, हाँ, जो साल के अंत पे बचा है, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड। और क्या जाएगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्योंकि सारे एक्सपेंसेस जाने हैं, सारे लॉसेस जाने हैं, है ना, ये दोनों डेबिट साइड में जाना है। और क्रेडिट साइड में क्या जाना है, आपकी क्रेडिट साइड में आपके सारे इनकम्स जाने हैं, सारे गेन्स जाने हैं, है ना, सारे गेन्स या प्रॉफिट्स जाने हैं। चलिए देखें क्या क्या जाएगा यहाँ पर। तो परचेजेस आप लिख देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज भी आपका, हाँ, परचेज भी आपका एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज में से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग कई बार रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। द अदर नेम फॉर परचेज इज रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। जो ये वैल्यू आएगी, ये जो बाहर वैल्यू लिख रहा हूं, इसका नाम है नेट परचेज। दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो है, ये है नेट परचेज की। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या लेना है, डेबिट में लेने हैं सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नेचर के हैं। कई बार मैंने कहा, हेडिंग डाल दे रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये कौन से एक्सपेंस होते हैं सर, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द गुड्स और मेकिंग द गुड्स। ठीक वर्ड सुना। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं आपके लिए, क्या आना है इसके अंदर आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू क्या, ब्रिंगिंग और मेकिंग द गुड्स। मतलब फैक्ट्री से जुड़ा सारा खर्चा, क्योंकि गुड्स है तो फैक्ट्री से जुड़ा सारा खर्चा आएगा इसमें। एक बात और ध्यान देना है आपको, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए जब ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में बनाने, क्योंकि बनाने की कीवर्ड है, बनाने की जगह होती है फैक्ट्री, तो बनाने और दूसरा वर्ड और मंगवाने, आपको गुड्स पहले मंगवाना पड़ता है, ठीक है, तभी तो आप गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में मंगवाइए, हाँ, चाहे आप रॉ मटेरियल के गुड्स में मंगवाइए ताकि उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, या गुड्स को सेलेबल कन्वर्ट करने के लिए आपने जो एफर्ट लगाया, जो खर्चे लगाए, वो बनाने के और मंगवाने के। तो बनाने और मंगवाने के खर्चे, ध्यान दीजिएगा इस कीवर्ड को, इसके अलावा कोई और खर्चे नहीं लिखने हैं। तो दो ही टाइप के खर्चों को ध्यान देना है। बनाने की जगह मैंने बता दिया, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से जुड़ा सारा खर्चा, फैक्ट्री से जुड़े सारे खर्चे बनाने के खर्चे होते हैं। अब फैक्ट्री में क्या होता है सर, अरे भाई फैक्ट्री में फ्यूल लगता है, पावर लगता है, यहाँ सब इसके अंदर आ जाएगा, इस डायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे में क्या लग सकता है, फ्यूल है, पावर है। देखिए पावर वर्ड जो है, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अंतर होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो नॉर्मल बिजली होती है, पावर चाहिए होती है इंडस्ट्री की मशीन्स को चलाने के लिए। तो वो खर्चा जहां बनाने का खर्चा आ रहा है, वो खर्चा जो फैक्ट्री से जुड़ा खर्चा है वो आ जाएगा। और दूसरा मैंने खर्चा कौन सा बोला, मंगवाने का खर्चा, मतलब गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में मंगवाने तक, फैक्ट्री तक मंगवाने तक। अगर आपकी फैक्ट्री नहीं है,
आपकी शॉप है, हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप गुड्स बेचने वाले हो, तो वहां तक मंगवाने का सारा खर्चा, इसीलिए मैंने लिखा ब्रिंगिंग और मेकिंग गुड्स, इसके एक्सपेंस आपके डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस कहलाते हैं। इन सब को हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये सारे खर्चे आपको डेबिट साइड में लिखने हैं। मैंने एक दो एग्जांपल से लिख दिए। याद रखिएगा सारा खर्चा जो बनाने में मदद करने वाला है। अब आता है कि क्रेडिट साइड में सर क्या आ जाएगा, तो क्रेडिट साइड में जाएगी आपकी इनकम। अब इनकम तो आप जानते हैं कहाँ से आ सकती है, इनकम आ सकती है गुड्स को बेचने से, तो बाय सेल्स देंगे, और सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। सेल करते समय मैंने गुड्स को बाहर भेजा होगा, और यहां पर क्या करना है, सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड। देखिए द अदर नेम फॉर सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड अगर वर्ड दिया रहेगा तो भी आप क्या करेंगे, माइनस करके लिख देंगे। ये जो वैल्यू आ रही है बाहर, ये जो बाहर वैल्यू दिख रही है, इसको कहते हैं हम लोग नेट सेल्स, क्योंकि देखिए सेल्स में से सेल्स टर्न माइनस कर दिया। अब अगर आपकी क्रेडिट साइड, अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, जैसे कि नॉर्मली होता है, अगर क्रेडिट साइड जो कि इनकम साइड होती है, जो कि गेन साइड होती है, अगर वो वैल्यू बड़ी है, तो आपका आंसर प्रॉफिट में बचेगा, और इसका उल्टा हो सकता है ना। कब बचेगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे आएगा, आपको टोटल देखना है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ये रहा टोटल, और ये रहा टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड के टोटल से इसके टोटल से इसके टोटल को यूजुअली देखेंगे कि इनका टोटल जो होगा, इसका डेबिट साइड का टोटल यूजुअली कम होगा, और आपका आंसर बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आया है, ये लिखेंगे आप ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसी के आगे क्या हो जाएगा, ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक क्लियर है? चलिए आपको एक फॉर्मेट दिखाते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, और उस फॉर्मेट से इस पूरे अकाउंट को एक बार फिर से देखते हैं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको इसके बाद इस चैप्टर के लिए कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको फॉर्मेट ले चल रहा हूं दिखाने के लिए कि आपको ये फॉर्मेट तैयार करना है। ये बेसिक फॉर्मेट है, जो हमने डिस्कस किया है वही वापस आपको दिखने वाला है। देखिए स्क्रीन पर आपको हर एक नाम और हर एक नाम का मीनिंग मालूम होना चाहिए। मैंने आपके लिए ऊपर का जो टर्म है ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसको हटाते हुए दिखा दिया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड की तरफ ध्यान दीजिए, डेबिट साइड की तरफ ध्यान दीजिए। डेबिट साइड में आया ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक एट द कमेंसमेंट भी उसको बोलते हैं, या स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जरूर दिया होगा। इनकेस आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, तो आपको एक वर्ड दिया होगा। क्या वर्ड दिया होगा, एडजस्टेड परचेज। सर ये क्या होता है, अगर एडजस्टेड परचेज टर्म दिया है तो आप ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, तो आप ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, परचेज और परचेज रिटर्न वाली वैल्यू जो डिफरेंस करके आ रही थी इसको भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को और क्लोजिंग स्टॉक को, तीनों को नहीं लिखेंगे। सर ऐसा क्यों, कब ऐसा करेंगे, जब आपको एडजस्टेड परचेज दिया, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है, नीचे देखिए, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट वर्ड आ गया तो उसका मतलब है कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ आप अगर नोट कर रहे हैं इस चीज को कि ये फॉर्मूला सब फॉर्मूला है, आपको हो सकता है कि ये अलग से दिया हो। इनकेस आपको एडजस्टेड परचेज दिया है तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड नहीं करना है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करना है, सीधे आप डेबिट साइड में लिखेंगे एडजस्टेड परचेज। इन तीनों अकाउंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तीनों तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना।
समझ गए ना? एडजस्टेड परचेज मतलब ये तीनों अकाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब आता है वेजेस, जरूर लिखेंगे। सर वेजेस क्यों आएगा? हाँ, मैं आपको हर एक का रीजन दे रहा हूं। रीजन एक बहुत सिंपल सा है, बनाने और मंगवाने से जुड़े खर्चे। गुड्स को अपने पास मंगवाना है, तभी तो आप गुड्स को प्रोसेस कर पाओगे और बेच पाओगे। तो चाहे फैक्ट्री हो, चाहे हमारा ट्रेडिंग का काम हो, हमें गुड्स को पहले अपने पास मंगवाना पड़ेगा। तो हम अगर बना रहे हैं तो मैंने कहा वेजेस लगेंगे। अच्छा, वेजेस में और सैलरी में अंतर क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूं। वेजेस वो होते हैं जो आप वर्कर्स को देते हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। और सैलरी आप उनको देते हैं जो आपके परमानेंट नेचर के स्टाफ होते हैं, जिसको एक फिक्स टेन्योर बाद, जैसे 1 मंथ हो गया के बाद आप पहले पैसा देते हैं। वेजेस नॉर्मली फिक्स नहीं होता है, जितना दिन काम करेगा उतना दिन पैसा मिलता है। और वेजेस प्रोडक्शन से जुड़ा खर्चा है, जबकि सैलरी, हाँ, सैलरी ऑफिस स्टाफ से जुड़ा खर्चा है। वो खर्चा है जो टीचर्स को मिल रही है। हाँ, टीचर्स को क्या मिल रही है, प्रिंसिपल को क्या मिल रही है? सैलरी, वेजेस नहीं मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। और जो आपके घर में मजदूर अगर आ रहा है, आपके घर में कोई रिपेयर वर्क चल रहा है, हाँ, आपके घर में कोई सोफा बन रहा है या कुछ कारपेंट्री का काम चल रहा है, कुछ बिल्डिंग बन रही है, मैसन काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, आप उनको क्या देते हो? सैलरी नहीं देते हो, वेजेस देते हो, दिन के हिसाब से देते हो। हिंदी वर्ड है दिहाड़ी। तो प्रोडक्शन करने का खर्चा है, ये बनाने का खर्चा है। देखिए वेजेस एंड सैलरी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, वेजेस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग में ही आएगा। इनकेस सैलरी एंड वेजेस वर्ड लिखा रहेगा तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तब वो बनाने का खर्चा नहीं है। तो वो खर्चा जो मंगवाने का, बनाने का खर्चा नहीं है, इसका मतलब एनी एक्सपेंस अदर देन ऑल दीज विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, कुछ भी खर्चा होगा जो इन दोनों के अलावा खर्चा होगा, वो सब खर्चे चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने अभी बताया था, वो एक्सपेंस है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ा खर्चा है। हाँ, बनाने से जुड़ा खर्चा है। अब इसके बाद आता है कैरिएज। ये कैरिएज क्या होता है? अरे गुड्स को मंगवाओगे ना, अपने पास गुड्स को मंगवाओगे। मान लेते हैं हमारे पास फर्नीचर की स्टोर है, हाँ, मतलब हमारा फर्नीचर का कारोबार है, तो फर्नीचर पहले मंगवाएंगे ना। हमारी फर्नीचर की दुकान है तो पहले फर्नीचर मंगवाएंगे, तो मंगवाने का खर्चा लगेगा कि नहीं? तो कैरिएज लगेगा। अब कैरिएज लिखा हो, कैरिएज इन लिखा हो, कैरिएज ऑन परचेज लिखा हो, तीनों मतलब एक है। ये तीनों ही एक ही चीज हैं, ऑल थ्री आर सेम। कैरिएज की बजाय अगर फ्रेट भी लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि भाड़ा लग रहा है, गुड्स को मंगवाने का भाड़ा लग रहा है। जब तक हम बनाने और मंगवाने दोनों के खर्चे ध्यान देने, तो ये गुड्स को मंगवा रहे हैं हम, फ्यूल, गैस, पावर कहां लगने वाला है? हमारी फैक्ट्री में लगने वाला है, तो बनाने का खर्चा है, जरूर लिखेंगे। फ्रेट एंड कार्टेज, अगेन फ्रेट लिखा है, भाड़ा लग रहा है, हाँ, भाड़ा लग रहा है गुड्स को, हाँ, प्रोडक्ट्स को मंगवाने का, इसीलिए डेबिट में लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अर्थात बनाने का खर्चा डेबिट में लिखेंगे। इसको दूसरे नाम से जाना जा सकता है प्रोडक्टिव एक्सपेंस, बात एक ही है। और फैक्ट्री से जुड़े खर्चे, अब भली लिखा हो फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, हाँ, अगर लाइटिंग वर्ड सिर्फ इस्तेमाल किया गया हो और ये क्लियर ना करे कि फैक्ट्री का है कि नहीं है, तो लाइटिंग रेंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये बनाने से मतलब नहीं रख रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट। हाँ भाई, तो बनाने का खर्चा है, क्योंकि बनाने की जगह का खर्चा है। समझ गए? इसका मतलब है कि ऑफिस से जुड़े खर्चे, सेलिंग से जुड़े खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े खर्चे और मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब तरह के खर्चे ट्रेडिंग में नहीं आएंगे। ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मिसलेनियस नेचर के खर्चे वो सब चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो फैक्ट्री रेंट आएगा, जरूर आएगा। फैक्ट्री लाइटिंग बताया, जरूर आएगा। ये डॉक चार्जेस क्या होता है सर, और ये क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है? जब हम गुड्स विदेशों से मंगवा रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो डॉक यार्ड नाम की जगह होती है जहां पे शिप्स को रुकना होता है, शिप्स की लैंडिंग करनी होती है, सामान उतारना, अनलोडिंग करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज डॉक चार्जेस। वहां सामान रखने का चार्ज लगता है, जो हमारा गुड्स इंपोर्टेड आया है ना, उसका चार्ज लगता है, नाम है डॉक चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस भी वहीं लगते हैं, क्योंकि गुड्स को क्लियर कराना होता है कस्टम डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो ये खर्चे भी आ जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जरूर आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा।
ठीक है, क्यों नहीं आएगा सर एक्सपोर्ट ड्यूटी? एक्सपोर्ट मतलब नाम से सोचो, बेचना, विदेश को बेचना, तो सेलिंग के खर्चे आने ही नहीं है। मैंने बताया कीवर्ड दिमाग में बैठा लो। क्या कीवर्ड है, कौन से टाइप के एक्सपेंस आने वाले हैं? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग गुड्स और मेकिंग गुड्स। ठीक है, गुड्स को सेलेबल कन्वर्ट करने में जो भी हम खर्चा करते हैं वो सब खर्चे इस पे आने वाले हैं। और क्या है, रॉयल्टी आ जाएगा। हाँ, ये क्या होती है रॉयल्टी? क्या होती है, क्या आपको मालूम है रॉयल्टी क्या होती है? जो रॉयल लोग टी पिए कहते हैं रॉयल्टी। नहीं नहीं, जो कर रहा हूं, ऐसा कोई भी टी नहीं होता है। रॉयल्टी एक तरह का राइट्स है, एक तरह का विशेष अधिकार है आपको गुड्स को प्रोडक्शन करने का। जैसे किसी ने बुक लिख दिया, किसी ने अच्छा कोई म्यूजिक क्रिएट कर दिया, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, तो उस डेवलपर को, उस राइट के ओनर को आपको पैसा देना पड़ेगा उसका सामान यूज करने के लिए। हाँ, जैसे YouTube पे हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर कोई कॉपी करना चाहता है तो उसको हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? किसी के म्यूजिक पीस को, हाँ, किसी की कोई डिजाइन को हम कॉपी करना चाहते हैं तो मुझे उससे परमिशन लेना पड़ेगा गुड्स बनाने के लिए, हमें उसे देना पड़ेगा रॉयल्टी। तो एक्सपेंस है बनाने से जुड़ा हुआ, खास करके कोई ऐसी चीज जिसपे स्किल लगता है, जिसपे कोई रिसर्च और किसी पे पेटेंट लिया गया है, ऐसे खर्चे होते हैं रॉयल्टी। तो अगेन ये खर्चा है, बनाने से जुड़ा खर्चा है, इसीलिए डेबिट। अब क्रेडिट साइड आ जाइए, सारा क्रेडिट आइटम देखते हैं। तो क्रेडिट मतलब इनकम, क्रेडिट मतलब वो कमाई जो बिजनेस में आ रही है। सेल करेंगे तो इनकम होगा, सेल इज इनकम। सेल्स में से सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया रिटर्न इनवर्ड होता है, माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बाहर आएगी इस वैल्यू को कहेंगे नेट सेल्स। क्या वर्ड है? नेट सेल्स। देखिए सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू भी है, प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा। और क्या है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहेगा, आ जाएगा, आपको पता ही दिया मैंने। और अब ये दो में से एक बचेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा या ग्रॉस लॉस बचेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा? जब आपके क्रेडिट साइड का टोटल, हाँ, व्हेन क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, क्या होगा? आपके पास होगा प्रॉफिट। मैं यहां लिख दूं, हाँ लिख दे रहा हूं प्रॉफिट, जगह बहुत कम है फिर भी लिख देता हूं, ठीक है। और का उल्टा कर दो, डेबिट अगर ग्रेटर होगा, डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, तो क्या हो जाएगा? लॉस। लिख दे रहा हूं, डेबिट्स टोटल इज ग्रेटर देन क्रेडिट, देन इट इज अ लॉस। याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, बस ये फर्म को इंडिकेशन दे रहे हैं कि फर्म किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये दोनों ही अकाउंट ग्रॉस लॉस रहेगा तो भी आगे जाके इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, और ये क्रिस क्रॉस ट्रांसफर होगा। यहां से देखिए क्रेडिट में बच रहा है ग्रॉस लॉस, कहां चला जाएगा? पीएल के डेबिट में चला जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट है, कहां बच रहा है? देखिए डेबिट साइड में बैलेंसिंग बच रहा है, पर कहां ट्रांसफर करेंगे इसके बाद? जब इसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट लॉस बनता है, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड में, ठीक। हाँ, क्रेडिट में, डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, रिवर्स ट्रांसफर करेंगे और वहीं से शुरुआत हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो सर क्या यही फॉर्मूला है, इतना ही फॉर्मूला है? हाँ भाई, इतना ही फॉर्मूला है। अब आइए इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य या इंपॉर्टेंट बातें बताएं। कुछ और चीज भी है जो इससे जुड़ी हुई है, आइए इसी के अंदर बतानी है मुझे। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो क्या करेंगे? सर इसका फॉर्मूला तो कहीं दिया नहीं है यहाँ पर। हाँ भाई, मैं दे रहा हूं आपको, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला होगा तो आप सीधे यहां से निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास यहां पर जो वैल्यू है, इस वैल्यू को बोलते हैं नेट सेल्स। मैंने अभी दिखाया था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इसको बोलते हैं नेट सेल्स। तो अगर नेट सेल्स आपके पास है नेट सेल्स, और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, ठीक, ये रहा, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के सामने लिख दिया, तो नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? आसान है फॉर्मूला, फॉर्मूला यहीं से याद हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस जीपी। अब आप कहेंगे सर जीपी नहीं ग्रॉस लॉस हो गया तो क्या करेंगे? अरे तो प्लस कर देंगे भाई, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस कर देंगे, प्रॉफिट है तो माइनस। क्लियर?
अब दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, हाँ भाई दूसरा फॉर्मूला भी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेकेंड फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से मेरे, हाँ थोड़ा ध्यान से मेरे मार्किंग को देखिएगा, तब आपको याद आ जाएगा, फॉर्मूला याद भी नहीं करना होगा। अब इस बार जो फॉर्मूला देखेंगे वो भी इसी से बना हुआ है, बस इस दो आइटम को मैं काटने वाला हूं, तो मैं काट दूं, इसको मैं काट दे रहा हूं, ठीक है, काट दिया मतलब कि हटा दिया, ठीक, क्योंकि इनका हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ध्यान दिया आपने? अब क्या बच रहा है, अब बाकी सारे आइटम डेबिट साइड के हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास डेबिट के बहुत सारे आइटम है, ये सारे आइटम डेबिट बैलेंसेस के। ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं लेना है, इसमें से माइनस कर देंगे, यहां बचा 1, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। तो अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये सारे खर्चे हैं, जितने भी खर्चे यहां पर आए हैं सब आ जा रहे हैं, प्लस नेट परचेजेस। सर ये नेट वर्ड आ गया, फिर से मैंने बताया था नेट शब्द जैसे ही आएगा आप परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दोगे, तभी नेट वर्ड कहलाएगा। तो इन सारे खर्चों को, ये सारे खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जिनका रिलेशन बनाने या मंगवाने से है। तो ये सारे को प्लस किया और लेस कर दिया, इनमें से लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मतलब फॉर्मूला आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही छुपा हुआ था। देखा आपने, देखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला एकदम आसान तरीके से, दोनों ही फॉर्मूला इसी के अंदर छुपा हुआ था, ठीक है ना। आपने एक रेड वाला देखा, ये नेट सेल्स माइनस जीपी, जिसको मैंने बताया अगर जीपी नहीं ग्रॉस लॉस होगा तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसी में ही ग्रॉस लॉस, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस कर देंगे अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो। अब मैंने कहा इनको छोड़ देते हैं, तो मैंने इनको काट दिया, सेल्स को कट किया, लॉस को कट कर दिया, ये रहा, ठीक है, प्रॉफिट को कर दिया। अब यहां क्या बच रहे हैं, सारे डेबिट आइटम बच रहे हैं, ये सारे डेबिट आइटम को प्लस कर दिया, जिसमें ओपनिंग स्टॉक लिया, देखिए ओपनिंग स्टॉक लिया मैंने यहां पर, जिसमें नेट परचेजेस लिया, इस वैल्यू को नेट परचेजेस बोलते हैं, इसको ले लिया क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, नेट परचेज ले लिया, और ये सारे खर्चे जिसको हम डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस बोलते हैं, ये सब खर्चे ले लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए, तीनों को ऐड कर दिया और लेस कर दिया यहां से क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड के सारे आइटम प्लस किए, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के सबको प्लस कर दिए और लेस कर दिए क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास फिर से आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं, इससे आसान तरीका आपको फॉर्मूला याद करने का कहीं नहीं मिलेगा। आपका पूरा फॉर्मूला भी हो गया, हाँ आपके फॉर्मूले भी हो गए। आइए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको हर एक अकाउंट का, हर एक नाम का मीनिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप मीनिंग जानेंगे, हाँ जब आप मीनिंग जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको कहां लगाना है, ठीक है। अब आइए आपको कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले चलते हैं। तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? आइए अब आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपको अगर क्वेश्चन में दिया है, लेट्स सी इट इज गिवन नेट सेल्स दे दिया, आपको नेट सेल्स दे दिया 1 लाख रुपीज। चलिए सर बहुत आसान है। आपको दे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 20,000, बहुत अच्छे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। कहेंगे सर हलवा है। हाँ भाई मैं भी कह रहा हूं ये तो बहुत आसान है। हाँ अभी टिपिकल प्रॉब्लम्स का अभी तुम लोग से चेक करूंगा, ठीक है भाई। यहां बताओ क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है सर, आपने फॉर्मूला बताया नेट सेल्स माइनस जीपी। तो नेट सेल्स है 1 लाख की, ठीक है, माइनस जीपी 20,000। सर आंसर तो आ गया, आपने बता दिया आंसर 80,000। चलो ये तो बड़ा आसान था। आइए इसी क्वेश्चन को अब दूसरे रूप में देखें। अब आपको चेक करते हैं दूसरे रूप में। चलो स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन है, हाँ अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा कन्वर्ट करूंगा, आपसे देखता हूं कि अब आप बता रहे हैं क्या। नेट सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नेट सेल्स 1 लाख दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, और वो दिया हुआ है 20% ऑफ सेल्स। बहुत अच्छे। और अब आपको निकालना है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकालो। सर अगेन बहुत हलवा है। हाँ भाई फिर हलवा है। क्यों हलवा है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे ही निकालना है। 20% किसका? सेल का। तो कोई दिक्कत नहीं, सेल तो दिया हुआ है वैल्यू,
तुरंत जीपी पहले निकाल दीजिए। जीपी को इस परसेंट से नंबर में, रुपीज में कन्वर्ट करिए। कैसे निकालेंगे? 20%, इसको बोलते हैं 20%, 20/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई सेल। सेल तो दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 1 लाख। हो गया, हो गया सर, बहुत आसान आपने क्वेश्चन दे दिया। हाँ भाई, मैंने भी लगता है बड़ा आसान दे दिया आपको, बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया। हो गया, फिर से जीपी आ गया और फिर से वही आंसर होगा, सेल्स माइनस नेट सेल्स माइनस जीपी। सर 80,000 फिर से आ गया सर, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हाँ, अब आइए थोड़ा सा इसके बाद चेक करते हैं इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे रूप में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने सामने स्क्रीन पे इसलिए रखा है ताकि आपको यह क्वेश्चन दिखता रहे। आइए अब चेंज करते हैं और क्वेश्चन 3 पे आते हैं। आपको दिया हुआ है नेट सेल्स, फिर से दिया हुआ है नेट सेल, दे दिया मैंने आपको 1 लाख। और क्या दिया है आपको? जीपी। हाँ, जीपी इज 20% ऑफ कॉस्ट। और क्या दिया हुआ है? COGS आपको निकालना है। सर ये सेम नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन सेम नहीं है। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं क्वेश्चन सेम नहीं है। क्या डिफरेंट है इसमें? इस बार जो ग्रॉस प्रॉफिट पे 20% निकालना है, का वैल्यू 20% निकालना है, वो कॉस्ट पे निकालना है, और कॉस्ट तो दिया नहीं है। इसका मतलब अगर आपके पास कॉस्ट होता तो आप सॉल्व कर लेते, यही मतलब आ रहा है। आइए मैं आपको एक आसान ट्रिक से कर देता हूं सॉल्व। आप क्या करिए, लेट कर दीजिए। हाँ, जैसा आपने मैथ्स में पहले किया था, लेट COGS, ये तो कर सकते हैं। हाँ भाई, हम लोग ने तो यूनिटरी मेथड भी पढ़ा है ना, और ऐसा अजम्पशन मेथड भी पढ़ा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि 20% ऑफ एक्स करना है, आप कर देंगे x/5। हो गया, x/5 कैसे आया? ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से आपने जीपी निकाल दिया। जब तक कॉस्ट नहीं रहेगा आप जीपी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप वापस फॉर्मूला लगाइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो आपने पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, नेट सेल्स माइनस जीपी। बस पुट कर दो इन सब वैल्यूज को उसके अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे आपने एक्स पुट करना है, क्योंकि आपने अज्यूम एक्स किया है। नेट सेल्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1 लाख, माइनस जीपी आपने अभी निकाला है x/5। यही किया था आपने। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां ये माइनस है, आप इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा। तो x + x/5 इज इक्वल टू 1 लाख। और सिंप्लीफाई करिए। आइए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लिया, आपका आया वैल्यू 5, और यहां पर हो जाएगा 6x, क्योंकि 5x + x इज इक्वल टू 1 लाख। अब तो आ गया, बोल भाई। आ गया। x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। दैट मीन्स 5 लाख डिवाइडेड बाय 6। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं? संदेश क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, मैं 110% श्योर होकर कह सकता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज गोइंग टू बी नाउ योर केक वॉक। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में अब आपसे एक भी गलती नहीं होगी, ये मैं पूरे प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं। और इस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में भी गलती नहीं होगी। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, समझ जाइए कि उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट पे आप नहीं लिखेंगे। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट के बाहर लिखा है तो 2 जगह जाना है, एज यूजुअल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और फिर बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे लास्ट में तो उसके एसेट साइड में जाएगा। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो ही मैं आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी के साथ इस काम को करना चाहता हूं और आपका यस पूरा साथ चाहता हूं, क्योंकि ये सारे वीडियो एक्सक्लूसिव हैं और आप लोगों के लिए सिर्फ बनाए गए हैं। जी हाँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई तो सर तरुण रूपानी का क्या मतलब। तो इसी विश्वास के साथ कि आप भी मुझे कर रहे हैं सपोर्ट,
और समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस कर देंगे, मुझे एनकरेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट के बाद। हाँ, आपका कमेंट, आपके लाइक्स ही मुझे एनकरेज करेंगे आगे वीडियोस और बनाने के लिए। बाय फ्रॉम नाउ।